नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लाडवा दौरे के साथ। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा पहुंचे, जहां उन्होंने कई गांवों का दौरा किया। लाडवा विधानसभा के गांव प्रहलादपुर में भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनी। पीने के पानी की पाइपलाइन के लिए उन्होंने 47 लाख रुपए जो है वो भी दिए। कांग्रेस पर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निशाना साधा। कांग्रेस ने विधानसभा में कई फर्जी मुद्दे उठाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा और उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आई और खुद ही वॉकआउट कर गई। तो आज लाडवा दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं और कई गांवों में पहुंचे, लोगों की समस्याएं सुनी, उनसे मुलाकात की। और यही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गाँव में 47 लाख रुपए भी दिए। पानी की पाइपलाइन को जो है सही करवाने के लिए, कार्य के लिए उसके 47 लाख रुपए भी दिए। वहीं हरियाणा बीजेपी के प्रभारी सतीश पुनिया ने भी कांग्रेस पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सस्ती लोकप्रियता के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई और फिर मौके से भाग खड़ी हुई। मैं कल आया था, विधानसभा की कार्रवाई कुछ देर के लिए देखी, जिसमें कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेके आई थी। बेबुनियाद सी था, संख्या बल भी नहीं था, लेकिन एक सस्ती लोकप्रियता के लिए किया और फिर भाग भी खड़े हुए। वंदे मातरम पे चर्चा थी, लेकिन उस पर उदारता से चर्चा होनी चाहिए थी या एकमुश्त तरीके से एकजुट होकर उस प्रस्ताव को समर्थन करना चाहिए था, जबकि उसमें गैर जरूरी बहस उन्होंने करी। अपना आचरण भी हरियाणा की जनता के समक्ष प्रदर्शित किया। अब हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कितना हंगामा हुआ और क्यों कांग्रेस वोटिंग से पहले ही वॉकआउट कर गई, इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये सरकार अपने हित को सुरक्षित रखने में विफल है। चोरी का शोर बेकार है, जनता के हक बरकरार है। हार का रोना बंद करो, लोकतंत्र का मान करो। इनकी तो छली तो हो गई है, एमएलए इनको मिल गया, वोटिंग करा लो, छुट्टी करो, हो जाए। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन खूब हंगामा बरपा। विपक्ष के अविश्वास को सीएम नायब सैनी ने विश्वास में लाने के लिए जब सदन में अपना भाषण शुरू किया तो विपक्ष विधानसभा से ही निकल लिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इधर सीएम कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव में लगाए गए आरोपों का जवाब देते रहे। उधर कांग्रेस विधायकों ने अपना सामान समेटा और चल दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, खेल और खिलाड़ियों को लेकर जो आरोप इस अविश्वास प्रस्ताव में लाए गए हैं, वे बुनियाद हरियाणा की इस गौरवशाली पहचान पर भी सवालिया निशान लगाने का कुप्रयास है, जो देश दुनिया में खिलाड़ियों की धरती के रूप में स्थापित है। कांग्रेस ने अपने अविश्वास प्रस्ताव में सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके साथ ही सदन में कांग्रेस विधायकों ने चंडीगढ़ में विधानसभा बनाने का मुद्दा भी उठाया। खुद नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी चेयर पर खड़े उठे और सरकार की नाकामियों का चिट्ठा खोलने लगे। ये सरकार अपने हित को सुरक्षित रखने में विफल है। एक स्पीकर आते हैं कि हम जगह देंगे, अब कोई कहता है यह जगह खरीद नहीं सकते। अरे चंडीगढ़ का स्टेटस क्या है? राजधानी हरियाणा की है कि नहीं, ये तो जवाब दो। गृह मंत्री ये जवाब दे, अगर हरियाणा की राजधानी है तो हमारे को कैसे वंचित कर सकते हैं? लेकिन इन आरोपों और अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखने के बाद कांग्रेस विधायकों ने जवाब सुनना भी जरूरी नहीं समझा। पहले तो वो सीएम के बयान पर खूब हंगामा करते रहे। इसके बाद जब हंगामे से बात नहीं बनी तो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही विपक्ष वॉकआउट कर गया। वहीं विपक्ष के वॉकआउट के बाद सीएम नायब सैनी ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को आधारहीन तक बता दिया। उन्होंने विपक्ष की खाली पड़ी कुर्सियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि 2019 में ये सभी साफ हो जाएंगे। 2024 में 22 फरवरी को ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय वॉकआउट करके चले गए थे। आरोप लगाना तो बड़ा सस्ता है,
कोई जोर नहीं लगता। हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है, आज एक एक सीट विपक्ष की खाली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2029 के चुनाव में एक भी दिखाई नहीं देगा, सारे के सारे साफ होंगे। ये छोड़ करके चले गए, ये प्रदेश के लोगों के हित की रक्षा नहीं कर रहे, ये प्रदेश के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सदन में सीएम के भाषण के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो ध्वनिमत से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, जिससे एक बार फिर कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई। और ये सवाल हुआ कि जब कांग्रेस को अपने ही अविश्वास प्रस्ताव पर विश्वास नहीं है तो फिर बार बार अविश्वास प्रस्ताव लाकर क्या साबित करने की कोशिश होती है। बहरहाल सोमवार को सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने वाली है और फिर से सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र अभी जारी है और इसी बीच हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण कुरुक्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने गुरु ब्रह्मानंद वैदिक संग्रहालय में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार सभी संत महात्माओं की जयंती राज्य स्तर पर मना रही है। गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज की जयंती भी धूमधाम से मनाई जाएगी। लगभग एक सप्ताह 10 दिन तक उनके जयंती के कार्यक्रम सर्व समाज मिलकर मनाता है। हर गांव में और पूरे क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से जयंती को मनाया जाता है। और आज भी मैं गुरु जी की जयंती के कार्यक्रमों की इस कड़ी में आज यहाँ आश्रम में मेरा आना हुआ है और यहाँ आकर मैंने गुरु जी के चरणों में शीश नवाया है। मैं सर्व समाज से अपील करता हूँ कि सभी संतों महापुरुषों की जयंतियाँ सब मिलकर मनाएं, क्योंकि महापुरुषों का जीवन किसी एक जाति या किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और मानवता के लिए होता है। और आज ये समय की जरूरत है कि उनके विचारों के साथ हमारे मनरेगा का नाम बदलने पर सोनिया गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश की, ऐसा सोनिया गांधी का कहना है। मोदी सरकार ने गरीबों के हक पर हमला किया, सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चलाया है। सोनिया गांधी का यह बड़ा बयान है। मनरेगा का नाम जिस तरह से बदला गया है उस पर सोनिया का यह बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। सरकार ने विपक्ष को भरोसे में लिया बिना ये फैसला लिया है। तो बड़ा बयान सामने आया है सोनिया गांधी का। मनरेगा का नाम बदलने पर उन्होंने सरकार पर कहा है कि उन्होंने विपक्ष से सहमति लिए बिना, विपक्ष से बातचीत किए बिना ही, भरोसे में लिए बिना ही ये फैसला लिया है। अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। अब किसको कितना, कहाँ और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। और अब बात जुर्म की। वैसे तो हरियाणा में पुलिस इन दिनों खूब एक्टिव है। डीजीपी भी गैंगस्टरों और बदमाशों को लगातार धमका रहे हैं। बावजूद इसके हरियाणा में गैंगवॉर और हत्याओं का सिलसिला बदस्तूर जारी है। एक दिन में ही हरियाणा में 2 ऐसी बड़ी वारदातें हुई जिसने पूरे हरियाणा को दहला दिया। आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि कैसे पुलिस की धमकी के बाद भी बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। हरियाणा पुलिस का बदमाशों में कितना खौफ है, इसका सबूत है ये सफेद गोल घेरे। ये गोल घेरे रोहतक में उस शराब के ठेके के आसपास बनाए गए हैं
जहां शुक्रवार को एक खौफनाक वारदात हुई। एक ऐसी वारदात जिसमें दो गैंग के गुर्गे आपस में भिड़े और पूरा शहर गोलियों की गूंज से दहल उठा। यहाँ इतनी गोलियां चली कि पुलिस भी निशान बनाते बनाते थक गई, लेकिन गोलियों के खोल और निशान मिलने बंद नहीं हुए। पुलिस को सड़क पर गोलियों के खोल मिले, सड़क के किनारे गोलियों के खोल मिले और दीवारों पर भी गोलियों के ही खोल मिले। बताया जा रहा है कि कुल 35 राउंड से ज्यादा यहाँ पर फायरिंग हुई है। रोहतक के अंदर करीब 5-6 बजे के आसपास दो गैंग के आपस में, हिमांशु बाबू गैंग और सनी रिटोली गैंग के बीच में आपस में क्रॉस फायर हुआ है। क्रॉस फायर होने के बाद एक गैंग का सदस्य पीजीआई में एडमिट है और दूसरे के दो गोलियां लगी हैं, उनका सदस्य यहाँ ऑस्कर हॉस्पिटल में आके एडमिट हुए थे, जिसमें से एक ब्रॉड डेड हो चुका है, दूसरे का ऑपरेशन चल रहा है। फायरिंग की यह पूरी वारदात शराब के ठेके के विवाद को लेकर हुई। इसी विवाद में हिमांशु भाऊ गैंग ने सनी रिटोली गैंग के ठेके पर गोली चलाई। जवाब में दूसरी ओर से भी गोलियां चली, जिससे पूरा शहर दहल उठा। इस दौरान हिमांशु भाऊ गैंग से संबंध रखने वाले दीपांशु और रोहित नाम के बदमाश को गोली लग गई और वो मौके से भाग गए। यहाँ से भागकर दोनों झज्जर पहुँचे, जहाँ एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान दीपांशु की मौत हो गई। सूचना मिलने पर झज्जर पुलिस उस अस्पताल में पहुंची और जांच शुरू की। यहाँ जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी तो हमारी टीम्स लगी रही उनके पीछे और हम लोग ने एक वीटी किया था कि किसी भी हॉस्पिटल के अंदर यदि गन शॉट इंजरी का कोई भी पेशेंट एडमिट होता है तो वो ज़रूर हमें बताएं, जिस पर हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ऑस्कर हॉस्पिटल में 2 लोग एडमिट हुए हैं। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी पुलिस, हम लोगों को पता चला कि वहाँ 5 लोगों ने इस वारदात को क्रॉस फायरिंग में वो इन्वॉल्व थे और हम लोग उसकी CCTV वेरीफाई कर रहे हैं। हम लोग उनके साइबर सेल की टीम्स भी यही हैं, CIAs भी यही हैं। हम उनके फ़ोन नंबर से निकलवा के कौन कौन उनको पीछे से सपोर्ट कर रहा था, आगे से सपोर्ट कर रहा था, उन सबको देख रहे हैं। उधर रोहतक PGI में भी इस गैंग वॉर में घायल एक शख्स का इलाज चल रहा है। साथ ही अब रोहतक पुलिस ने झज्जर पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि झज्जर पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को राउंड अप भी किया है और उनसे पूछताछ हो रही है। इधर रोहतक से इतर कैथल में भी शुक्रवार को एक खौफनाक वारदात हुई। यहाँ बदमाशों ने ताऊ और भतीजे को दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। मामला पुरानी रंजिश का था, लेकिन जिस तरह से बेखौफ होकर बदमाशों ने 2 लोगों की हत्या की, वो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर गया। बहरहाल दोनों ही वारदातें एक ही दिन में हुई और इसीलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि गैंगस्टर और बदमाश हरियाणा के DGP OP सिंह की चेतावनी और पुलिस की सख्ती से क्यों नहीं डर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। रोहतक में इतना बड़ा गैंग वॉर हुआ और इसमें दीपांशु नाम के बदमाश की मौत हो गई। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि दीपांशु की उम्र महज 20 साल थी। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों युवा इतनी छोटी सी उम्र में ही जुर्म का रुख कर रहे हैं। यही सवाल जब दीपांशु के पिता से हुआ तो उन्होंने करप्शन को इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराया और प्रशासन से ये मांग करने लगे कि उनका बेटा तो चला गया, लेकिन उनके गांव को और गांव के बाकी युवाओं को जुर्म के दलदल से फंसने से बचा लिया जाए। मेरे को कुछ पता नहीं था, सिर्फ पढ़ाई के सिवा और घर में रहने के सिवा कोई काम नहीं करता था। क्या करता था? पढ़ाई कर रहा था, 10+2 में उसकी पढ़ाई चल रही थी। गांव के सरकारी स्कूल में था। पहले भी कोई केस दर्ज है उसके खिलाफ? हाँ, पहले मेरे को कम से कम भी 1 साल बाद में पता चला था इसके बारे में, जो मेरे को पता नहीं चला पहले तो कि इसके ऊपर कोई केस है, क्योंकि जो वो बाहर के आदमी थे ना वही उसका कुछ कर देते थे। मेरे को पता नहीं चला इस बारे में। कभी वो जाता था तारीख पे गया है तो कभी झूठ बोल के गया कि मैं किसी की शादी में जा रहा हूँ। इस बारे में कुछ पता नहीं था मेरे को। पता लगा उसके बाद आपने समझाने की तो बहुत कोशिश करी थी। मैं कहा भाई ये गलत है, बोला पापा मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद उसने कह दिया था नहीं जाएगा वो, और फिर वो घर पे मैं जिस टाइम पे ड्यूटी से आता था तो मेरे को घर पे मिलता था वो। उधर भिवानी में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने अब 7 दिन बाद एक्शन लिया है। पुलिस ने 3 युवकों को मामले में गिरफ्तार किया है। हालांकि इस मामले में किसान नेता रवि आजाद की गिरफ्तारी अभी भी नहीं हुई है, जबकि शुरुआत में रवि आजाद ही मुख्य आरोपी बताया जा रहा था। रवि आजाद को पिछले दिनों ही पंचायत में क्लीन चिट मिली थी, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं की, जबकि 3 युवकों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। किया गया है जिस सोसाइटी की अध्यक्षता मैं कर रहा हूं। मेरे अलावा इसमें SHO पहल व लेडी इंस्पेक्टर
सरोज मैडम व हेड कांस्टेबल देवेंद्र ये सदस्य हैं और इसमें हमने 3 की गिरफ्तारी की है, जिसमें नमित, मोहित व विकास नाम के 3 युवक हैं और अभी इसमें तफ्तीश जारी है। आगे जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय में पेश किया गया था क्या आदेश? इनको जुडिशियल रिमांड भेजा गया है। इनसे कुछ जो गाड़ी का मामला था, अभी तफ्तीश जारी है। जो भी आगे होगा हम आपको समय समय पर सूचित करते रहेंगे। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।